तो कहानी सिर्फ ऑफ बीट है, थोड़ी डिफरेंट कहानी है, थोड़े डिफरेंट तरीके से सुनाई जा रही है। जितना भी हुमायूं सईद का अभी तक का करियर है उसमें जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स उनके लिए जाएंगे, मंटो इज वन ऑफ देम। तो यही सवाल खलील साहब पूछ रहे हैं, यही सवाल नदीम बेग और हुमायूं सईद का किरदार पूछ रहा है कि भाई बताइए कि मर्दानगी किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं। साइमा जी ने जिस तरह से ये किरदार निभाया, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ और तसव्वुर करें भी किसी के बारे में तो शायद जहन नहीं माने कि साइमा जितना कोई अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने काम फरहाद के तौर पे किया है, बहुत कमाल का काम किया। ही हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। और मैं तो इस ड्रामे के बाद अजान की लिटरली फैन हो गई हूँ, उसकी एक्टिंग। तो बाबर अली मेरे लिए उन एक्टर्स में से वो जहां उनके ऊपर नजर ठहर जाती है। तो अच्छा, आसिफ रजा मीर साहब और सजल, अच्छा ये देखें कि इनको जो कास्ट किया गया है, बड़ी कमाल बात है वैसे। मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक बाय नदीम बेग। अब इनअप्रोप्रिएट ये होगा या इनअप्रोप्रिएट इस तरह होगा कि अगर आप ये दिखाएं कि वो टीचर उसका फायदा उठा रहे हो। आपको एक सीन याद होगा कि फुप्पो जब जाती हैं मंटो के पास, ठीक है, और उसको ना रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही हैं या उसको टटोलने की कोशिश कर रही हैं, तो मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। तो वो कहते हैं नहीं, नेवर, मुझे कभी, उसने कहा कि मोहब्बत होगी, उसने कहा नेवर। तो उसने कहा कि अब होगी भी तो होने ना देना, क्योंकि तुम मोहब्बत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। उसके बाद जब कैमरा हुमायूं सईद पर जाता है, ओ माय गॉड, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सीन मुझे इतना पावरफुल लगा। बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। और ये भी हुमायूं रादर मंटो के कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ बता रहा है। मुझे बहुत सारी इनमें 99% चीजें ऐसी लग रही हैं तनकीद बराए तनकीद। आप कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो कहेंगे नहीं ये क्यों फोन पे क्यों बात करें। हमारे ड्रामों में कौन से एक्शन सीक्वेंस होते हैं, कौन सा टॉम क्रूज किसी पहाड़ से लटक रहा होता है, फोन पे ही बातें होती हैं सारी। यही ड्रामा है, यही फ्रेमवर्क है। खुद भी इन लोगों ने जो ये, अगर कोई एक्टर्स हैं जो इस तरह की बात करें, उन्होंने खुद भी ऐसे ड्रामे किए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है महविश एजाज़, और महविश एजाज़ ड्रामा और फिल्म को बहुत ही बारीक बीनी से देखती हैं और मामूली जो उसके नुक्ते होते हैं उस पर भी बात करती हैं, और मुझे ज़ाती तौर पर इनके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत पसंद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम जिस ड्रामे पर बात करेंगे वो है मैं मंटो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि आप ड्रामा रिव्यूज़ तो आपके चलते ही रहते हैं, मैं मंटो नहीं हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों को इसकी कहानी कुछ समझ नहीं आ रही थी, और सोशल मीडिया पर एकदम से तबसरे होने लग गए, कहानी में कुछ नहीं है, कहानी समझ नहीं आ रही। तो मुझे ये बताएं, क्या वाकई ही मैं मंटो नहीं एक मुश्किल कहानी है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं? असल में बात यह है अमरीन के जो आजकल के ड्रामों का एक फॉर्मेट है, अगर आप उस फॉर्मेट से हटते हैं तो अवाम को चीज समझ में नहीं आती। तो नदीम बेग ने जिस तरह इस कहानी को तरतीब दिया हुआ है, अगर आप इसके टाइटल्स, ओपनिंग टाइटल्स से लेके इसकी पूरी एग्जीक्यूशन देखें, हुमायूं सईद के जैसे बड़े एक्टर को एक ऑफ बीट रोल में कास्ट करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज नदीम ने की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि वो कहते हैं ना कि अभी कुछ लोग हैं दुनिया में जो उर्दू बोल सकते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज सोचते हो कि यार अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के रिस्क ले रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से स्टोरी सुनाने की कोशिश करें, तो इट्स एक्चुअली फॉर पीपल लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक तबका ऐसा होता है, और अफसोस हो जब होता है जब रिव्यूअर्स भी इस तरह बात करते हैं कि नहीं हमें नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है कहानी में, क्यों नहीं समझ आ रहा, कोई मैथ का सवाल है क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो कहानी सिर्फ ऑफ बीट है, थोड़ी डिफरेंट कहानी है, थोड़े डिफरेंट तरीके से सुनाई जा रही है। और जरा खलील साहब के जो डायलॉग्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन ये खलील साहब का भारी भरकम डायलॉग होते हैं, लेकिन ये खलील साहब का बेस्ट स्क्रिप्ट है। तो जो कहानी है वो शायद इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि कुछ रिवायती कहानियों में हम शायद ज्यादा फंस गए जी। हाँ। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पर, जो कि ये तबसरे चलते रहते हैं ना, कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना कि मैं मंटो नहीं हूँ। ये जो नाम रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है वो इतना वीक है कि नाम बनता नहीं था ड्रामे का उनके ऊपर ना, मतलब लाइक इस तरह से भी बातचीत हुई, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूंगी कि ये हुमायूं सईद की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है, बिकॉज हुमायूं ऑलवेज प्लेज द हीरो। वो हर जगह हीरो होते हैं, लेकिन जहां उनको थोड़ा सा ऑफ बीट किरदार दिया जाता है और वो उसको बहुत खूबी से निभाते हैं, क्योंकि हुमायूं सईद के बारे में, क्योंकि वो हमेशा हमें हीरो के तौर पे दिखते हैं, तो लोगों को ये गलत फहमी ये भी है कि इनको एक्टिंग नहीं आती, ये तो एक ही एक्टिंग करते हैं या क्या।
लोग समझते हैं कि एक्टिंग वो होती है जिसमें इंसान चीख चीख के सीने पे अपना हाथ पीट रहा हो, पागल बना हुआ हो, बाल उजड़े हुए हो, आंखों में काजल लगा हुआ हो, या पैरों में कोई लिम्प हो, तो तभी अच्छी एक्टिंग होती है। तो जो आम हम्म। आदमी है उसकी अच्छी एक्टिंग का पैमाना तो इस तरह का सतही किस्म का होता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब रिव्यूअर्स या वो लोग जब ये बात नहीं समझते, या इसकी ब्रिलियंस को, हुमायूं सईद की ब्रिलियंस को जब नहीं समझ पाते, तो मुझे दुख होता है। तो हुमायूं जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, या जो आपने कहा कि ये इसका नाम क्यों है मैं मंटो नहीं हूँ, टाइट्यूलर कैरेक्टर है हुमायूं का, तो कोई ये ना समझे कि ये तो एक साइड रोल है, ये तो रोल उसके, ये तो कहानी उसके बारे में नहीं है। अगर आप कहानी की रूह को समझें और अगर आप हुमायूं के किरदार को समझें, कहानी है बहादुरी की, और कमजोरी और बुजदिली किसे कहते हैं। क्या क्या बहादुरी ये है कि मैं जाके दो आदमी के गले में गोली मार दूं या सीने में तोप दाग दूं? क्या ये बहादुरी है? या ये बहादुरी है कि आपके अंदर जो मौजूद डीमंस हैं आप उनसे लड़ें? तो हुमायूं के जो कैरेक्टर का स्ट्रगल है, वो एक शिवलरी का क्वेश्चन वो अपने आप से पूछता है, वो मर्दाना होना। जैसे उसका एक पूरा डायलॉग है कि अगर आप एक औरत को हरासा होते देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे, तो बुजदिल तो आप हुए, या सारे मतलब मर्द नहीं हुए? मर्द होने का मतलब क्या है? तो वो जो डेफिनेशन है, वही कहानी का सेंट्रल थीम है। जो हुमायूं ब्रेवरी को डिफाइन कर रहा है, मैन मैन व्हाट इट इज टू बी अ मैन को डिफाइन कर रहा है, कहानी का थीम ही यही है। तो जो थीम बता रहा है उसी के ऊपर तो वही किरदार तो फिर सेंट्रल किरदार है। और चीजें बहुत कुछ हो। हाँ, लेकिन जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन महविश ये भी तो देखे ना कि जब हमने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया तो वाकयातन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मंटो का किरदार क्या है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी है तो तब समझ में आ रही है कि मंटो का जो किरदार है वो कितना पावरफुल है। और जैसे कि आपने कहा कि उनकी ये बेहतरीन परफॉर्मेंस है, मैंने भी एक पोस्ट लगाई थी कि जितना भी हुमायूं सईद का अभी तक का करियर है उसमें जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स उनके लिए जाएंगे, मंटो इज़ वन ऑफ दैम, राइट। तो ये मेरा ख्याल है कि लोगों, वही बात है जैसे हुमायूं सईद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है, इतनी सीधी नहीं है। दो चार किस्तें जब गुजरती हैं तो पता चलता है पीछे क्या हुआ था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कहानी की जो बुनत है वो इतनी ज़बरदस्त है कि जितनी तारीफ की जाए खलील साहब की कम है। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना, खलील साहब के बेस्ट वर्क्स में से, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जितना बड़ा डिबाकल था सुन मेरे दिल, जितना हॉरिबल था सुन मेरे दिल, तो उसको देख के तो डर लग रहा था और बहुत टेंशन थी कि भाई ये हुमायूं सईद हैं, सज्जल हैं, सनम हैं, और बाबर अली और साइमा, और अल्लाह रहम ही करे क्या होना है स्क्रिप्ट में। लेकिन हुमायूं के मैजिक और नदीम का मैजिक और ज़ाहिर खलील साहब ने बहुत अच्छी कहानी तरतीब दी है। तो कहानी और पूरी उसकी जो एग्जीक्यूशन है, इट इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी राइट नाउ, एंड आई डोंट अग्री विद दिस थिंग के ये शुरू से समझ में नहीं आया। किस्त नंबर 3 और 4 सबसे वीक थी। इसके अलावा पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और अब जो 10वीं आई थिंक गालिबन एयर हुई है, ये सब बहुत मजबूत कहानियां थी, बहुत मजबूत पैटर्न्स थे। एक आध कोई वीकनेस को छोड़ दें, चले वो हम ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, लेकिन जो आपका बाकी का कहानी की बुनत और कहानी की तरतीब और जो 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 मैसेज दिया जा रहा है और माशरे से सवाल किया जा रहा है, कि एक तरफ तो हम बड़े बड़े भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन वो तो ये प्रोडक्ट आपसे सवाल एज अ प्रोडक्ट, एज अ स्टोरी करता है। और कोई भी अच्छी कहानी माशरे से सवाल उसको करना चाहिए, और ये कहानी माशरे से सवाल करती है कि आप जो खड़े होके तमाशबीन बने हुए हैं और देख रहे हैं कि गुंडा आके सबको मार धाड़ रहा है, सारी जो मर्जी हो रहा है, एक लड़की मर गई, एक वो फरहाद जैसा विलन जो है, वो कमीना आदमी जो है वो मौजूद है और उसकी जो मर्जी आए कर रहा है, तो क्या ये माशरे पे सवाल नहीं है? तो यही सवाल खलील साहब पूछ रहे हैं, यही सवाल नदीम बेग और हुमायूं सईद का किरदार पूछ रहा है कि भाई बताइए कि मर्दानगी किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं। और मंटो जो था, मैं मंटो नहीं हूं का मतलब जो है, वो मैं मंटो नहीं हूं इज नॉट अबाउट हुमायूं, मैं मंटो नहीं हूं इज अ स्टेटमेंट फॉर सोसाइटी। सोसाइटी कह रही है कि मैं मंटो नहीं हूं। मंटो जो था उसने सोसाइटी के खिलाफ बोला, उसने सोसाइटी के भद्दे सारे जो चेहरे थे उनको बेनकाब किया, और उसके ऊपर केसेस हुए, उसके ऊपर मुकदमे दायर हुए, फहाशी का, इसका उसका, बहुत सारी चीजों का। तो हुमायूं का किरदार नहीं बोल रहा है ये सवाल, और ये स्टेटमेंट ऑडियंस के लिए है कि आप मंटो नहीं है, मंटो हर आदमी नहीं हो सकता। तो ये आई थिंक इसका थीम है जी। अच्छा, मैं भी कुछ सीन्स पर बात करते हैं। मुझे जो एक सीन बहुत ही, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक सीन जो मेरे दिमाग पर काफ़ी दिन तक छाया रहा, वो जब फरहाद गाड़ी से उनको निकालता है और साइमा को वो धक्का देता है, सजल को, सजल का हाथ पकड़ता है, हुमायूं उसको, वो जिस तरह से शूट हुआ है, ओ माय गॉड। वेरी वेल डन।
वेरी वेरी वेल डन। आई थिंक दैट इसमें मेरे तो 2-3 सीन्स फेवरेट्स हैं। एक सीन मेरा बहुत फेवरेट है, वो हुमायूं और तनवीर हुसैन साहब का सीन है। एंड आई थिंक कि हम लोग, मतलब नदीम को फिर मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था, हुमायूं को भी मैसेज किया था कि व्हाट अ सीन वाज दैट। हम कान में जो फिल्में देखते हैं, या जो ऑफ बीट सिनेमा को जो हम कहते हैं, पैरेलल सिनेमा जो इंडिया में टर्म यूज होता है, तो हम उनकी बात करते हैं। उनमें हम जो नुआंस फील करते हैं ना, आपने वो नुआंस फील किया है उस सीन में, जिसमें हुमायूं का डायलॉग्स और द वे दैट ही सेज इट, एंड आई थिंक हुमायूं इज मैजिक, ही इज प्योर मैजिक। तो द वे दैट ही सेज थिंग्स लाइक, आदमी जिंदगी मुश्किल हो तो ख्वाब नहीं देखने चाहिए। देखिए ये डायलॉग मैंने भी बोला है, और ये डायलॉग हुमायूं सईद ने बोला था, तो जमीन आसमान का फर्क है। और हुमायूं जब बात करते हैं तो देर इज एन इनोसेंस एंड अ वल्नरेबिलिटी टू हिम, एंड ये एक अच्छे एक्टर का कमाल है कि एक तरफ हुमायूं फवाद खग्गा भी बन जाता है, और वो शेरी बन जाता है JPNA 1 और 2 वाला, और एक तरफ जो है हुमायूं ये मंटो बन जाता है, जावियार मंटो बन जाता है, जिसमें वो एक बड़ा ही क्वाइट कॉन्वर्जेशन होल्ड कर रहा है एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ। बाय द वे तनवीर हुसैन साहब एक पाए के अदाकार हैं, मतलब कमाल अदाकार हैं वो। उनके सामने एक ग्रेविटास वाला सीन होल्ड करना, तो दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। देन अनदर फेवरेट सीन ऑफ माइन इज व्हेन सज्जल इज इन द कार विद साइमा, और साइमा उसको फुल, जब वो मिल के आती है या कुछ ऐसा होता है, और वो मतलब उस सज्जल को वो फिर कंफ्यूज कर रही है, मतलब महमल को सुरैया वो फिर कंफ्यूज कर रही हैं। तो वो बहुत उसके सज्जल के एक्सप्रेशन, साइमा, अच्छा फिर साइमा और सबा फैसल का एक सीन बड़ा जबरदस्त है, जिसमें वो कहती है कि महमल मेरी है सुरैया, तू उसको बख्श दे और छोड़ दे। जिसकी जेब में औलाद के सिक्के ना हो, माय गॉड, वो क्या या सीन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सीन है, कमाल के अदाकार हैं दोनों। सबा फैसल ऑल्सो वेरी अंडररेटेड एक्ट्रेस। हाँ, अच्छा देखें, साइमा जी ने जिस तरह से ये किरदार निभाया, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ और तसव्वुर करें भी किसी के बारे में तो शायद जहन नहीं माने कि साइमा जितना कोई अच्छा कर सकता है। इस किरदार के लिए सबा हमीद साहिबा का भी पहले सिलेक्शन हुआ था, तो क्या लगता है आपको कि सबा जी ने अगर वो ये किरदार नहीं किया, वैसे तो खलील साहब कह चुके हैं कि मुझे कोई गम नहीं है कि सबा होना भी नहीं चाहिए उनको होना भी नहीं चाहिए उनका उनका जितना, मतलब जितना बड़ा डिजास्टर सुन मेरे दिल था, उसके बाद मंटो जैसा प्रोजेक्ट, मेरे जैसे लोग हैरान हैं, एंड आई एम वन ऑफ खलील रहमान कमर्स बिगेस्ट क्रिटिक्स। सो आई थिंक दैट सबा हमीद इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, एंड अगर वो भी करती तो बहुत अच्छा करती, लेकिन जो लेयर साइमा लेकर आई है ना इसके अंदर, और देखिए साइमा इज वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस जो हमें टीवी पे बहुत कम दिखती हैं, तो उनका एक नॉवेल्टी फैक्टर है कि वो इतना कम दिखती हैं, तो जब वो इतना पावरफुल रोल करती हैं तो देर इज समथिंग वेरी, एंड आई थिंक दैट कास्टिंग साइमा वाज अ वेरी वेरी ब्रिलियंट थिंग बाय नदीम, बिकॉज होता ये है कि जब साइमा जैसा एक इंसान, जिस, और आप उसकी ड्रेसिंग देखें, जिस तरह के कपड़े साइमा ने पहने हुए, बड़े एंजेलिक से कपड़े, बड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े, लेकिन उनके कपड़ों में कहीं ना कहीं एक टाइटनेस है, गला बंद है, आस्तीन वो है, प्लेन क्लोथ्स हैं, कोई कलर्स, कोई प्रिंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट देर इज स्टिल एन इल्यूजन, एक शराब है उनकी पर्सनैलिटी कि वो बहुत अच्छी हैं, वो बड़ी नेक हैं, उनके यहाँ तो कोई नहीं, सादा सा उनका मेकअप होता है, बस कभी कभी काजल लगाती हैं वो, आप नोट करें, कभी सख्त काजल भी नहीं लगा होता उनकी आंखों में, और वो बिल्कुल पेल और बेसिक सा उन्होंने मेकअप किया होता है, बाल टाइट चोटी में बंधे हुए या हल्का फुल्की चोटी है। तो उनकी पर्सनैलिटी पूरी जो एक आपको एक मैसेज दे रही है, वो ये दे रही है कि एक सादा सी घरेलू सी औरत है, लेकिन वो जिस लेवल की चाल चल रही है, वो जितना पागल बना रही है अपने भाई को भी और अपनी भतीजी को भी, तो ये अगर देखने वाला नहीं समझ रहा है तो फिर आपको ड्रामा का सही है, फिर मजा नहीं आ रहा, नहीं आएगा आपको मजा अगर अभी। अच्छा, वैसे जो आपने अभी बात की है ना कि उनके प्लेन कपड़े और गला बंद, और अगर आपने उनकी पंजाबी मूवीज देखी हो ना महविश, चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा उनकी देखी है ना, बहुत ज़्यादा उनकी मूवीज़ मैंने देखी, मैं फॉलो किया हुआ है उनको, तो वो अपनी पंजाबी मूवीज़ में भी उनका तकरीबन इसी तरह का ही वो होता था, इसी तरह से वो थोड़े बन गले नहीं, लेकिन हमने उनको वो बिल्कुल ब्राइट वाले कपड़ों में भी देखा ना, जो डांस कर रही होती हैं, क्रेजी उनके वो ज्वेलरी और वो सब होती है। कैरेक्टर्स की डिमांड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा पहले ना अमीन इकबाल साहब को इंटरव्यू किया, तब तक मंटो नहीं आया था, ठीक है, और कोई टीजर या कोई ऐसी चीज़ मैंने देखी भी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही अमीन इकबाल साहब से सवाल कर दिया, मैंने कहा कि सर अजान समी खान वहाँ तक नहीं पहुँच सके अभी तक जहाँ उनको पहुँचना चाहिए, तो काश मैंने उस वक्त मैं मंटो नहीं हूँ स्टार्ट हो गया होता तो शायद मैं ये बात ना करती।
अजान समी खान का भी मेरा ख्याल है कि अभी तक का जितना करियर है या आगे भी जितना काम करेंगे, ये जो फरहाद का कैरेक्टर है ये नुमाया रहेगा। अजान को जब मैं शुरू में देखती थी तो मैंने बहुत कोशिश की कि आई वुड लाइक हिम बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लुकिंग सॉर्ट ऑफ अ बॉय, उसकी आंखों में कुछ है। लेकिन बहुत अरसे तक वो डिसअपॉइंट करता रहा अंटिल मेरी तन्हाई, जो कि आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, जो कुबरा खान के साथ उनका एक ड्रामा था जो आधा इंग्लैंड में, देखा। जी आधा इंग्लैंड में शूट हुआ था, आधा यहाँ पाकिस्तान में, और इस तरह कर कर आके खैर वो ए दिल फिर साइड बाय साइड उनका चल रहा था विद कोमल मीर। एंड आई वाज लाइक ओ देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम नाउ, देयर इज समथिंग, he has done something and he's improved in certain ways। उनकी कुछ काम में मतलब कुछ एक एलिवेशन नजर आ रही है उनके लुक में, उनके काम में। एंड जब मैंने उनको मैं मंटो नहीं हूं में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इन्होंने तो अपना काम, इन्होंने तो अपनी गेम बदल दी है। क्योंकि शुरू में मुझे लगता था, मैं कहा भाई अब ये जो नेपोटिज्म वाले बच्चे हैं प्लीज अब ये या तो छोटे रोल्स कर लें, ये बड़े वाले रोल सज्जल और यमुना के ऑपोजिट इश्केला उन्होंने किया था तो ये छोड़ दें, क्योंकि ये तो फिर नहीं कर पा रहे ना, नहीं होल्ड कर पा रहे अपना। उनके साथ भी जुल्म है क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली उनको पुश कर रही होती है कि नहीं 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 इसको बड़ा स्टार बनाना है। आप उनको प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट्स की जो सक्सेस होती है वो नहीं सिखा रहे हैं, आप सीधा उनको स्टार बनाने की कोशिश करते हैं, जो ना करें। एनीवे कमिंग बैक टू फरहाद, जो उन्होंने काम फरहाद के तौर पे किया है बहुत कमाल का काम किया, ही हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। एंड आई थिंक के अजान को खुद इस चीज का मेरिट देना चाहिए कि अजान ने खुद अपने आप को वो जिस पॉइंट पे था वहां से वो यहाँ लेके चला गया है। और मेरी तन्हाई में भी हम जो चीजें उनके उसके अंदर नोट करते थे ना कि ये नहीं कर पा रहा है या यहाँ शायद वीक हो गया है, ऑल्दो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फरहाद में उसने कोई जगह नहीं छोड़ी है। फरहाद को बिल्कुल। उसने बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 काम किया है उसने फरहाद के तौर पे। अच्छा, जब ये वो गाड़ी वाला सीन है ना, गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है फरहाद, सजल आती है उसको पकड़ के, वो भी बहुत जबरदस्त सीन है, ठीक है। उसमें जो आप तो थी मेरे ख्याल से शूट में उस टाइम। मैं उस शूट पे, जी मैं बिल्कुल सामने थी, मैं देख रही थी। तो टीवी पर जब मैंने देखा, आप यकीन करें मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, वहां पर फरहाद की जो आंखें हैं, ओ माय गॉड, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, और फिर वो जब कहता है कि तुमने मुझे छुआ है तो अब तो मैं भी हाथ पकड़ूंगा। तो मैं कहती हूँ कि अजान को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। वैसे क्रेडिट नदीम साहब का ऑब्वियसली है कि उन्होंने अजान से काम लिया, लेकिन ऑब्वियसली एक एक्टर जो है वो जब मेहनत करता है, समझता है कि डायरेक्टर मुझसे क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जब वो करता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो इस ड्रामे के बाद अजान की लिटरली फैन हो गई। हाँ भाई, सेम सेम, आई मेट हिम इन कराची और वो बड़े ही वाज वेरी स्वीट। घर भी आए थे। हाँ घर आए थे मेरे, और बहुत अच्छे से मिले, और बहुत ब्राइट लड़का है अजान। उसकी जो सोच है ना, और आप जो लोग अब उसके इंटरव्यूज वगैरह देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि वो अजान इज वन ऑफ दोज वेरी, एक तो बहुत सॉर्टेड बच्चा है, उसके दिमाग में चीजें बड़ी क्लियर हैं, उसके लाइंस बड़े क्लियर हैं कि वो कहाँ, वो क्या लाइनें उसने अपने लिए ड्रॉ की हुई हैं वो उनसे आगे नहीं जाता। बड़ा सोच समझ के अपने आप को बड़ा फोकस्ड रखा हुआ है उसने, बड़ा डिसिप्लिन है उसके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ अजान के अंदर ना जो एक ब्राइट, उसके अंदर एक स्पार्क होता है ना किसी बंदे के अंदर, आप उससे कॉन्वर्जेशन करें तो आपको नजर आता है कि ये बहुत सब्सटैंशियल बात कर रहा है, बहुत सतही बात नहीं करने वाला, एक गहरी बात करने वाला बच्चा है वो। तो आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा तमीज बहुत है उसके अंदर, बहुत सॉर्टेड। और मैंने उससे 2019 में मेरे ख्याल से मैं मिली थी, जब उसने सुपरस्टार के टाइम पे जब वो प्रमोट कर रहे थे तो मैं उस वक्त मिली थी। तो उस वक्त मुझे उसके अंदर, उस वक्त भी ही वाज स्मार्ट एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि वो उसका एक प्रोफाइल डिफरेंट हो रहा है, उसका एक पोर्टफोलियो वाइडन कर गया है, बहुत और कुछ कर रहा है वो, तो आई रियली लाइक हिम नाउ एज अ पर्सन ऑल्सो एंड ऑब्वियसली एज एन एक्टर। अच्छा, मैं भी जैसा कि हमने कहा था हम सीन्स पे बात करते हैं, तो एक सीन ऐसा भी है जो बाबर अली जहाँ पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर आता है और वहाँ पर वो एक कमरे में बिठा देता है, वहाँ पर डंडे और पता नहीं क्या क्या वो सारी चीज़ें रख देता है। आसिफ रजा मीर को वो कहता है कि आपका मुजरिम अंदर बैठा हुआ है लेकिन उसे जान से ना मारना। अभी की सीन इतना जबरदस्त है कि मैं देख के हैरान, और बाबर अली की थ्रू आउट एक्टिंग इसमें, मैं ये बात नहीं करी कि बाबर अली कोई अच्छे एक्टर नहीं, बाबर अली वाकई ऐसे एक्टर हैं कि हैरान हो जाता बंदा उनकी एक्टिंग देखकर। और इस ड्रामे में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी एक्टिंग मुझे लग रही है। आप क्या कहेंगी? बाबर अली की जो छोटे से मतलब डब्बे ड्रामे में भी आ रहे होते हैं ना, मैं बैठ जाती हूँ उनके सीन देखने। वो जो मर्जी करते हैं, वो जिस मर्जी ड्रामे में होते हैं, चाहे वो ड्रामा मुझे अच्छा लग रहा, मतलब मेरे लिए वो ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स, जैसे सज्जल नहीं है,
सजल कोई डब्बा ड्रामा, कोई वाहियात ड्रामा भी कर रही होती है तो मैं सजल के सीन देखने बैठ जाती हूँ, बाकी ड्रामा बेशक फॉरवर्ड कर दूं। तो बाबर अली मेरे लिए उन एक्टर्स में से, वो जहां उनके ऊपर नजर ठहर जाती है, एक तो जाहिर सुपरस्टार हैं वो भी हमारे, और उनका आपने भी आई एम श्योर करियर फॉलो किया है, जिन जिन लोगों ने उनका करियर फॉलो किया है वो जानते हैं कि मतलब वो जो कौन सा गाना था, जीवा, जीवा था, नहीं जीवा था, कौन सी फिल्म थी उनकी, हाँ जो जानू सुन जरा, और जो भी उनकी शुरू की वो जो रीमा और वो कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर नाच रहे हैं, हम लोग के तो बचपन के जमाने के गाने हैं वो, तो वो उस वक्त से मैं उनकी फैन हूँ, और वो जब भी कोई भी ड्रामा कोई फिल्म करेंगे मैं जरूर देखूंगी, मुझे बहुत पसंद है बाबर अली, बहुत जबरदस्त अच्छा, एक्टर हैं। एक सीन होता है जब बाबर अली को पता चलता है कि ये महमल को पसंद कर रहा है या इस तरह, मतलब कुछ इस तरह से, तो अपने बेटे को आई गेस वहां पर थप्पड़ मारता है जब उसे कहता है हटा नजर उससे। आई थिंक और सो, नॉट श्योर। हाँ, लेकिन वो क्या सीन था, बाबर अली की एक्टिंग देखकर वाकई वाकई बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आसिफ रजा मीर लेकिन साहब और सजल, अच्छा ये देखें कि इनको जो कास्ट किया गया है, बड़ी कमाल बात है वैसे कि सजल और आसिफ हैं ये वैसे कोई आपस की बात है, आपस की बात है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इन दोनों को हम किसी प्रोजेक्ट में इकट्ठा देखेंगे। होता है, हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जब ना ये मंटो आया नहीं था ना, तो सजल और हुमायूं सईद के बारे में जब बात हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था पता नहीं सजल कैसी लगेगी हुमायूं सईद के साथ, या लेकिन जब हम इनकी केमिस्ट्री देख रहे हैं, यकीन करें वो जो इंडिया की फिल्म थी ना कुछ कुछ होता है, तो वो केमिस्ट्री देखकर वाकई कुछ कुछ होता है। क्या आई थिंक मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि हुमायूं सईद कैन हैव रोमांस विद अ ट्री, वो एक दरख्त उनके सामने अगर उस पर साड़ी लपेट देंगे तो वो उसके साथ भी रोमांस कर लेंगे, वो कन्विंसिंग लगेगा। कहने की मतलब ये मिसाल के तौर की बात है, लेकिन हुमायूं क्योंकि वो इतने खूबसूरत हैं और वो बहुत अच्छे अदाकार हैं, सजल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी अदाकार हैं, तो आई थिंक करण जौहर ने ये कहा था, एक इसने कहा था कि दो खूबसूरत लोग जब एक दूसरे की आंखों में देखते हैं प्यार से तो केमिस्ट्री हो ही जाती है। बहुत कम होता है, और वाकई बहुत कम आपने सुना होगा ना, हम ड्रामे देखते हैं, ड्रामे चल पड़ते हैं, फिल्में होती, फिल्में चल पड़ती हैं, कोई ना कोई लेवल ऑफ केमिस्ट्री, तो बस फर्क होता है, कुछ लोगों की केमिस्ट्री ऑफ द चार्ट्स होती है और कुछ लोगों की केमिस्ट्री इतनी ऑफ द चार्ट्स नहीं होती, केमिस्ट्री होती है। अब इस कहानी में जैसे बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया कि जी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, ये है वो है फला का, लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि उस लड़की को अपने टीचर से वो एक, आई वुडंट इवन से कि उसको इश्क हो गया, क्योंकि अगर आप उसके डायलॉग बस सुने, वो दूसरा जो दुराब है कैरेक्टर, जो हजरत जो है, वो उनके साथ भी बैठी है, सोच रही है हाँ ठीक है मैं शादी कर लूंगी, मैंने करनी है शादी, वो एक, लेकिन वो उसकी फुप्पो ने क्योंकि उसका दिमाग इतना उलट दिया है, वो मुसलसल उसके दिमाग में उसने ये मंटो 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 वाली चीज डाली है, तो उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी, और जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं अपने किसी अच्छे प्रोफेसर से थोड़ी इंप्रेस हो जाती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक रियलिटी है। लेकिन अब इनअप्रोप्रिएट ये होगा, या इनअप्रोप्रिएट इस तरह होगा कि अगर आप ये दिखाएं कि वो टीचर उसका फायदा उठा रहा है, और लिखने वाला या दिखाने वाला इस चीज को कह रहा है ओ वाओ दिस इज अमेजिंग रोमांस, कि वो उसका फायदा उठा रहा है, उसको या तो हरासा कर रहा है, और आप दिखा रहे हो कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात है। मंटो की तरफ से ये चीज नहीं है कि मुझे ये लड़की बड़ी अच्छी लगती है, मैं इसके पीछे पड़ जाऊं, मैं इसको किसी तरह उसकी शादी तोड़वा दूं, ये करूं। मंटो बेसिकली एक ऑटिस्टिक सा, कंफ्यूज सा, ऑफ बीट टीचर है, जिसको जिसको अपने आप को प्रूव करना है। अब महमल एक रीजन बन गई है उसको प्रूव करने के लिए, आगे जाके जो भी सिचुएशन होगी मैं नहीं कह सकती, जहां भी होगा गड़बड़, जहां भी होगी हम कॉल आउट करेंगे, लेकिन अभी एक वन साइडेड चीज है, एक वन साइडेड इन्फैचुएशन है, एक बेवकूफ गधी बच्ची की, जो कि एक पहली दफा कहते हैं ना कि वो पहली दफा वो जो शहर में आते हैं या कोई पहली दफा बड़े शहर जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, आपको अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना मुश्किल होता है आपको अपनी बहुत सारी चीजों से, तो वो उसको समझ में नहीं आ रही है कि वो एक इतने हाई फाई टाइप के स्कूल में आ गई है, कातलों के खानदान से तो वो आती है जहाँ हर वक्त मारने पीटने कत्ल वतल की बातें हो रही थी, यहाँ पे जी वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ रही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये टीचर बहुत इम्प्रेसिव है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ लोगों का एजेंडा होता है, और हुमायूं किससे जेलसी भी हो सकती है, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। कोई हमारे मुल्क में जब तरक्की करता है तो हम लोग सबसे पहले तो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं बजाय ये कि अप्रिशिएट करने के, और हुमायूं ने आज से नहीं, हुमायूं पता नहीं कितने सालों से इंडस्ट्री को चलाने में लगा हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसके खिलाफ कैंपेन्स अनफॉर्चुनेटली चलती हैं जी।
कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हुमायूं ने जो करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं का क्रेडिट इतना बड़ा है, लेकिन वही बात है आपकी कि जेलसी का फैक्टर हो सकता है, और बहुत सारे लोग अभी भी मंटो पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन खैर वो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको एक सीन याद होगा कि फुप्पो जब जाती हैं मंटो के पास, ठीक है, और उसको ना रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही हैं या उसको टटोलने की कोशिश कर रही हैं, तो मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? तो वो कहते हैं नहीं, नेवर, मुझे कभी उसने कहा कि मोहब्बत होगी, उसने कहा नेवर। तो उसने कहा कि अब होगी भी तो होने ना देना, क्योंकि तुम मोहब्बत के मयार पर पूरा नहीं उतरते। उसके बाद जब कैमरा हुमायूं सईद पर जाता है, ओ माय गॉड, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सीन मुझे इतना पावरफुल लगा। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन। और ये भी हुमायूं रादर मंटो के कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप सोचने समझने वाले इंसान हैं और ड्रामा सोच के देखने पे यकीन रखते हैं, तो मंटो का किरदार कैटेगोरिकली कह रहा है कि मुझे मोहब्बत नहीं होगी। और वो जो क्या है नज्म है अमजद इस्लाम अमजद की, है किसकी, कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये बरसों बाद जो भी। तो ये उसके किरदार की एक बहुत बड़ा साइन है उसके किरदार का, कि उसको मोहब्बत जैसी चीज से कोई शगफ नहीं है, उसको कोई लगाव नहीं, वो इस रोमांटिसाइज्ड वर्ल्ड में नहीं रहता। एंड जो उसने ये कहा है ना कि अब आइंदा होने भी नहीं देना, तो मयार पे पूरे नहीं उतरते, तो साइमन ने तो उसको डिफरेंट तरीके से कहा है। लेकिन आई थिंक जो बात कहना ही कोशिश की जा रही है वो ये कही जा रही है कि यार फारे की निकले तुम भी, तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे, मैं चाह रही थी कि तुम ही थोड़े आशिक आ जाते उसके ऊपर, मतलब तो इसका काम आसान हो जाता। लेकिन ये उसको ताना मार के हाँ, ये ताना मार के चली गई उसको। तो बात ये है कि उसके मोटिवेशंस क्लियर होने चाहिए सबको। एक मैंने कमेंट पढ़ा, अमरीन अल्लाह माफ करे, मंटो के टीजर के ऊपर किसी खातून ने लिखा हुआ है, पर फुप्पो इतनी अच्छी तो है, महमल के लिए सिर्फ अच्छा सोच रही है ना। लाइक अल्लाह रहम ही करे बेटा, तेरी रियल जिंदगी में तुझे कौन कौन यूज करके चला गया होगा, तुझे पता भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो फुप्पो अपने एजेंडे पर हैं। जाहिर है, देखिए, जिसके 2 बच्चे कत्ल हो गए, बेटे कत्ल हो गए, तो औलाद का दुख छोटा थोड़ी होता है। और जब वो कहती है कि मेरे से ना लड़, उसको कहती है मेरे से ना लड़, जा, मेरी तरफ से तू जीत गई, तेरी तरफ से मैं हार गई। वो उसकी आंखों में आप देखिए कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। तो वो महसूस करने की बात है। शायद फुप्पो भी अपनी जगह ठीक है, या आई डोंट नो, ये आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या चीजें चली। सनम सईद जो हैं, वो मैं किसी का रिव्यू सुन रही थी, तो उनका ये कहना था कि सनम सईद और हुमायूं सईद जो हैं, वो सिर्फ फ़ोन पे बातें करने के लिए इसमें जो है वो नज़र आ रहे हैं हमें। क्या कहेंगे आप? अब लोगों का अपना ओपिनियन है, लोगों को मजा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है हुमायूं और सनम को पेयर करना वाज आल्सो अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। आई थिंक पूरी कास्टिंग इज अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। मुझे कोई भी ये कास्टिंग ऐसी होती है ना कि जैसे आपके पास एक ताज होता है, उसमें आप सारे जड़ते हैं हीरे और जवाहरात, तो वो मुझे लगता है एक अच्छा ड्रामा, जो एक अच्छा ड्रामा होता है वो वैसा होता है। तो जैसे नदीम बेग ने इसमें एक एक चीज पिरोई है वो बहुत खूबसूरत है। और देखें, मुझे लगता है जैसे आपकी रिव्यूज जिस तरह की अब आप बता रही हैं कि लोग ये बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, मुझे बहुत सारी इनमें 99% चीजें ऐसी लग रही हैं तनकीद बराए तनकीद। आप कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो कहेंगे नहीं ये कि फोन पे क्यों बात करें। हमारे ड्रामों में कौन से एक्शन सीक्वेंस होते हैं, कौन सा टॉम क्रूज किसी पहाड़ से लटक रहा होता है, फोन पे ही बातें होती हैं सारी, यही ड्रामा है, यही फ्रेमवर्क है। खुद भी इन लोगों ने जो ये, अगर कोई एक्टर्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी ऐसे ही ड्रामे किए हैं। जो रिव्यूअर्स हैं वो 50 ड्रामे ऐसे ही देख चुके हैं। तो ये तो कोई तनकीद ना हुई कि फोन पे बात करने के लिए रखे हुए, और फोन पे बात करने से वो कहानी आगे बढ़ रही है, दैट्स इट। आप कोई और तनकीद निकालें उसके अंदर से। जी नहीं, वो निकल नहीं रही ना। अच्छा, मैं विश ये देखो कि हाँ, मैं विश ये देखो कि जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, आपकी मेरी जो है वो बातचीत हो रही है इसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि हर एपिसोड पे हम कुछ ना कुछ इसके बाद कर रहे होते हैं, डिस्कस करते हैं हम इसको। तो लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, वो पहले ड्रामे पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते नज़र आए। इवन 7-8 एपिसोड्स गुजरने के बाद भी उनकी तनकीद ही चल रही थी। सडनली मैंने देखा है कि ज़रा कुछ तारीफें शुरू हो गई हैं। वो क्या वजह हो सकती है? वो आप वजह है उसकी उसकी सबसे बड़ी वजह आप हैं। इसलिए क्योंकि आपने एक इतना कोई खतरनाक किस्म का इंटरव्यू कर दिया हुमायूं सईद का, खलील साहब का, और आपके भी इंटरव्यूज में देखती रहती हूँ, और आई थिंक आपके जैसे जर्नलिस्ट को क्रेडिट नहीं जाता है जो कि जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जिस तरह, मैं कोई इसलिए नहीं कर रही कि महफिल सताइश बामी मैं खोल के बैठ जाऊं, लेकिन मैं किसी और को भी ये बात कह रही थी कि अमरीन जो है वो उन चंद जर्नलिस्ट में से रह गई हैं जो एक्चुअल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो एक सवाल बराए सवाल करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों, और इसकी एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ क्यों मैं ये बात कह रही हूँ। जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने अगर हुमायूं सईद से एक सवाल किया तो उसका फॉलो अप सवाल आपके जहन में बतौर सहाफी आता है कि नहीं, आपने ये बात की तो आप ये किस हवाले से कह रहे हैं, ये आपकी क्या बात करना चाह रहे हैं।
मैंने पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई राइटर थी, वो किसी शो में जाके उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस एयर की कि जी मैं राइटर हूँ और मेरे साथ ये गलत हो गया और फला चैनल ने ये कर दिया, कंटेंट टीम को, वो जो भी उनकी अपनी स्टोरी थी, जो कि सही गलत मैं नहीं कह रही, लेकिन वन साइडेड स्टोरी थी। अब अगर मैं सहाफी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है दो। एक तो ये कि मैं उसी खातून से, या कोई भी राइटर अगर मेरे पास आ रहा है, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर, तो मैं उससे को फॉलो अप सवाल करूं जो लॉजिकल हो कि भाई ये अगर आप बात कर रही हैं तो उसका मतलब क्या है, आपने क्या ये किया, क्या वो किया। क्योंकि एक अच्छा सहाफी काइंड ऑफ लाइक एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर टाइप का होता है। तो मैं देख रही हूँ कि वो शो चल रहा है और वो सब चुप करके बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं। फिर उसके बाद जो एक सहाफी होने की दयानतदारी होती है, या द रीजन वाई वी शुड ट्रस्ट जर्नलिस्ट फॉर रिपोर्टाज इज, एक सहाफी होता है ना, वो आपको एक मुकम्मल पहलू देता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हुमायूं सईद और आई डोंट नो कोई और एक्टर, फहद मुस्तफा की लड़ाई हो गई है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप पहले फहद मुस्तफा का मौकफ लेंगी, फिर आप हुमायूं सईद का मौकफ लेंगी। पॉडकास्ट में, रिव्यूज में जो कल्चर शुरू हो गया है वो ये शुरू हो गया कि सस्ते क्लिक्स के चक्कर में हम ले लेते हैं किसी से साउंड बाइट। अब इस वक्त मैं आपको साउंड बाइट दे दूं कि अमरीन ये जो है ना ये गलत है, और मैं दूंगी हुमायूं सईद को 10 में से -7 नंबर्स, अब ये साउंड बाइट हो गया। अब आप इसको सोशल मीडिया पे चला देंगी और मैं फिर मशहूर हो जाऊंगी उसके बाद। सही है, क्योंकि मैंने हुमायूं सईद का नाम ले लिया है, हुमायूं सईद पे बात करूंगी तो कुछ तो चले, वो बदनाम ना होंगे तो अगर क्या नाम ना होगा, 2 रुपए के व्यूज तो मिलेंगे मुझे। तो ये जो पॉडकास्ट कल्चर है, जो रिव्यू कल्चर है, और जैसे आप बात कर रही है ना कि अब वो तनकीद से दूसरी तरफ चले गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तो झूठ बोला है तो झूठ पे कायम रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर मैं, मेरा कोई मौकफ है, आज खलील साहब खुद मेरे सामने आ जाए, हसीब हसन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब बड़ी अच्छी सलाम दुआ है मेरी उनसे, सेवन स्काई वाले आ जाए, मैं उनको बोलूंगी कि सुन मेरे दिल, जैसा ड्रामा नहीं बनना चाहिए था। मैं ये नहीं कह सकती कि कल वो मेरे बारे में 2 इंटरव्यू दें, परसों मैं कहूंगी नहीं जी बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत वाहियात ड्रामा था, नहीं बनने चाहिए ऐसे ड्रामे, लेकिन मंटो बहुत अच्छा ड्रामा है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं। तो ये किस्सा है। चलें, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद है कि देखने वालों को भी ये पसंद आएगा। और माविश, आप जिस तरह से ड्रामास के रिव्यूज़ करती हैं वो करती रहें। और ये भी देखने को मुझे मिला है कि बहुत सारे ड्रामा के जो रिव्यूज़ हैं वो आपके आपके चैनल पर अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद में कहीं-कहीं टेलीविज़न पर किसी को उनमें से चंद जो नुक्ते हैं उन पर बात करते हुए देख रही होती हैं, वो उसको कॉपी किया होता है, लेकिन बात वही है कि क्रेडिट नहीं मिलता आपको। ठीक है? नहीं चाहिए, इट्स तो ओके, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो लोग सही काम कर रहे हैं ना, जो सही बात कर रहे हैं, उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं कोई क्रेडिट चाहिए, मुझे अपने काम का क्रेडिट चाहिए। मैं किसी कोई दूसरा अगर मेरा काम चोरी कर रहा है वो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो मैं उससे लड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और अभी मेरे आपके और बहुत सारे सीरियस जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, वो बेचारे बिकॉज वो शायद इतने कूल नहीं हैं, वो पार्टियों पे नहीं जाते, वो रातों में महफिलें, वो जो कवालियां होती हैं और जो पार्टियां होती हैं, और ये पार्टी थे वो पार्टी थे, ये इन्फ्लुएंसर मीटअप थे, गैदरिंग, इस पे नहीं जाते, जो अपना काम करने पे फोकस करते हैं, तो उनके साथ बहुत दफा ज्यादती होती है। और अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स खुद ज्यादती करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स ज्यादती करते हैं, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनको ऐसे करते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को ना फाइट करना पड़ जाता है अपनी स्पेसेस के लिए, विच इज नॉट व्हाट वी शुड बी डूइंग। आई थिंक के जो इतने बड़े लोग हैं उनको खुद ही एहसास हो जाना चाहिए कि देखिए, एक होता है इन्फ्लुएंसर, इफ यूर एन इन्फ्लुएंसर ग्रेट, गुड फॉर यू, आपकी दुकान चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सहाफी होता है, जैसे मैं, कोई यहाँ पे मेरे पास लाखों करोड़, मेरा घर, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलाता है, बहुत लोगों के चलाता है, मेरा नहीं चला रहा है। तो मेरे जैसे सहाफी और आपके जैसे लोग, आप कुछ और काम कर रही होती तो पता नहीं, इतनी मेहनत किसी और चीज में कर रही थी तो आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। लेकिन आप भी एक अपने फॉर द लव ऑफ द जॉब कर रही हो, और आप एक काम दयानतदारी से कर रही हो, वरना घटिया बात करने पे तो बंदा चला ही सकता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि महविश देखो, आप भी अपनी छोटी-छोटी वीडियोस बनाकर लगा रही थी मंटो के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप उस पे डिस्कस कर रही थी। तो वहाँ आपकी वीडियोस पे भी कुछ ना कुछ लोग ऐसा आकर कह जाते थे जिससे वो एग्री नहीं कर रहे थे आपकी बात से। मैंने भी कुछ पोस्टें लगाई तो मंटो के लिए, और मैंने उसमें लिखा कि ये हुमायूं सईद के करियर का बेहतरीन किरदारों में से एक किरदार होगा, और कुछ उस वक्त लोगों ने एग्री नहीं किया। लेकिन आई एम हैप्पी कि अब आपका और मेरा जो हम डिस्कशन करते थे और जो आप वीडियोस बनाती थी, मैं पोस्टर लगाती थी, अब उसी तरफ लोग जो है वो चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और मंटो की पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं और इनको कामयाबी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया महविश। बहुत शुक्रिया।